नैनीताल की मृत सुरंग। नैनीताल की खूबसूरती के किस्से तो दूर दूर तक मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत हिल स्टेशन के आंचल में एक ऐसी दास्तान भी छिपी है जिसे सुनकर आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाएगी। वो कहानी है मृत सुरंग की। ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के मध्य से। उस वक्त अंग्रेजों का भारत पर राज चल रहा था। नैनीताल को उन्होंने अपना ग्रीष्मकालीन ठिकाना बना लिया था। उन दिनों नैनीताल में घूमने के लिए ज्यादा रास्ते नहीं थे। एक रास्ता था जो गोविंद भवन की ओर जाता था। रास्ते में एक पहाड़ी थी जिसे पार करना पड़ता था। बारिश के मौसम में यह रास्ता बेहद खतरनाक हो जाता था। अक्सर पहाड़ दरकने और रास्ते के बंद होने की खबरें आती रहती थीं। इस समस्या से निजात पाने के लिए अंग्रेजों ने एक सुरंग बनाने का फैसला किया। यह सुरंग गोविंद भवन की पहाड़ी को काटकर बनाई जानी थी। सुरंग बनाने का काम शुरू हुआ। मजदूरों की खटपट, हथौड़ों की चोट, पत्थरों की गूंज पूरे इलाके में गूंजने लगी। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद सुरंग बनकर लगभग तैयार हो ही गई थी कि एक भयानक हादसा हुआ। एक शाम जब मजदूर सुरंग के अंदर काम कर रहे थे, अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक गया। सुरंग का मुंह बंद हो गया और सारे मजदूर उसके अंदर दब गए। बचाव का कोई प्रयास सफल नहीं हो सका। प्रशासन ने माना कि सुरंग के अंदर दबे मजदूरों को जिंदा निकालना नामुमकिन है। इस हादसे के बाद अंग्रेजों ने सुरंग बनाने का काम बंद कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। वो सुरंग वीरान पड़ गई। जंगली पौधे उस पर छा गए। लोग उस हादसे को भुलाने लगे। लेकिन कहते हैं कि जिस जगह बेगुनाह लोगों की मौत होती है, वहां उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। और यही हुआ मृत सुरंग के साथ भी। अब रात के वक्त उस इलाके से गुजरने वाले लोगों को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी को हथौड़ों की चोट सुनाई देती, तो कभी किसी को चीखने चिल्लाने की आवाज। कुछ लोगों ने तो दावा किया कि उन्हें सुरंग के अंदर रोशनी जलती भी दिखाई दी है। ये अफवाहें पूरे नैनीताल में फैल गईं। लोगों में दहशत का माहौल बन गया। साल 1947 में भारत आजाद हुआ। अंग्रेज चले गए, लेकिन मृत सुरंग का रहस्य जस का तस बना रहा। कुछ सालों बाद कुछ स्थानीय लोगों ने मिलकर सुरंग का मुंह खोलने का फैसला किया, शायद ये जानने के लिए कि आखिर उस सुरंग के अंदर क्या है। एक दिन वो लोग मशालें और रस्सियां लेकर सुरंग के अंदर दाखिल हुए। सुरंग के अंदर का वातावरण घुटन देने वाला था। चारों तरफ अंधेरा था। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। रस्सी को एक दूसरे से बांधकर वो अपनी राह बनाते जा रहे थे। चलते चलते अचानक उन्हें दीवार पर लिखे कुछ अंग्रेजी अक्षर दिखाई दिए। वो अक्षर मिट चुके थे, लेकिन कुछ मेहनत से वो उन्हें पढ़ पाए। वो लिखा था, हम जिंदा हैं, मदद करो। ये वाक्य पढ़ते ही उनके होश उड़ गए। उनकी चीखें सुरंग के अंदर गूंजने लगी। चीखों की गूंज कुछ देर तक चलने के बाद धीरे धीरे शांत हो गई। वो लोग दहशत में वापस लौटने लगे। रस्सी को पकड़कर वो तेजी से पीछे हटने लगे, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि रस्सी ढीली हो रही है। घबराकर उन्होंने मशाल की रोशनी में देखा तो सामने की रस्सी कटी हुई थी। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये रस्सी किसने काटी। क्या वाकई सुरंग के अंदर कोई है? दहशत के मारे उनकी चीखें फिर से निकलने लगी, लेकिन इस बार उनके जवाब में एक लंबी खींची हुई चीख सुरंग के अंदर से सुनाई दी। वो चीख इतनी भयानक थी कि वो लोग बिना पीछे मुड़े भागने लगे। सुरंग के मुंह से बाहर निकलते ही उन्होंने उसे लोहे की जालियों से सील कर दिया। वो जानते थे कि सुरंग के अंदर कुछ भयानक मौजूद है, जिसका सामना करना उनके बस की बात नहीं थी। इस घटना के बाद मृत सुरंग का रहस्य और भी गहरा गया। अब तो ये पूरी तरह से सील थी, लेकिन अफवाहें थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ लोग कहते थे कि रात के वक्त सुरंग के अंदर से रोशनी बाहर निकलती है। कुछ का दावा था कि उन्हें भूतों का नाच दिखाई देता है। साल 2003 में कुछ एडवेंचर करने के शौकीन युवाओं का एक ग्रुप नैनीताल घूमने आया। उनके ग्रुप में राहुल, अमित, सोनिया और प्रिया शामिल थे। ये चारों जिज्ञासु स्वभाव के थे और हमेशा रहस्यों को सुलझाने में दिलचस्पी रखते थे। जब उन्होंने मृत सुरंग के बारे में सुना तो उनके रोमांच के बाल खड़े हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वो रात के वक्त सुरंग के पास जाकर देखेंगे
कि आखिर वहां क्या होता है। रात के करीब 2 बजे वो लोग लोहे की जालियों के पास पहुंचे। दूर से ही उन्हें लगा कि जालियों के पीछे से एक हल्की रोशनी आ रही है। राहुल ने टॉर्च जलाकर जालियों के बीच झांका। अंदर का वातावरण धुंधला था, लेकिन उन्हें कुछ आकृतियों का हिलना डुलना दिखाई दिया। उस नजारे को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो तुरंत पीछे हट गए, लेकिन सोनिया की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। वो जोर देकर कह रही थी कि उन्हें कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी। बहस करते करते अचानक जालियों के पास से एक पत्थर लुढ़कता हुआ आया और उनके पैरों के पास गिरा। वो पत्थर गर्म था, मानो किसी ने उसे आग में तपाकर फेंका हो। ये घटना होते ही वो चारों चीखते हुए वहां से भाग निकले। अगले दिन वो होटल से चेकआउट कर वापस अपने शहर जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन राहुल के दिमाग में वो रात का नजारा और जाली के पीछे से आती रोशनी घूम रही थी। वो अपने शहर वापस तो चला गया, लेकिन मृत सुरंग का रहस्य उसे सालता रहा। वो इंटरनेट पर इस सुरंग के बारे में रिसर्च करने लगा। उसे कुछ पुरानी किताबों और दस्तावेजों में इस सुरंग का जिक्र मिला। उन दस्तावेजों में लिखा था कि उस सुरंग को बनाने वाले मजदूरों में से एक की एक छोटी बच्ची थी। वो बच्ची अपने पिता के साथ मजदूरी करने आती थी। हादसे वाले दिन वो भी सुरंग के अंदर ही थी। ये पढ़कर राहुल को एक ख्याल आया। क्या हो सकता है कि वो रोशनी और आवाजें उसी बच्ची की आत्मा हो? वो बेचारी अकेले अंधेरे सुरंग में भटक रही होगी। राहुल को ये ख्याल आते ही उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। वो ये तो नहीं चाहता था कि वो बच्ची अकेले तड़पती रहे। उसने अपने दोस्तों अमित, सोनिया और प्रिया को फोन किया और उन्हें मृत सुरंग के बारे में मिली नई जानकारी बताई। सोनिया को भी राहुल की बातों में कुछ तर्क नजर आया। उसने कहा कि शायद वाकई सुरंग के अंदर कोई आत्मा भटक रही है और उसे शांति की जरूरत है। प्रिया हालांकि इससे सहमत नहीं थी। वो डरी हुई थी और वापस नैनीताल जाने का ख्याल भी उसे रोंगटे खड़े कर देता था। लेकिन अमित हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था। राहुल और सोनिया की बातों ने उसे भी उत्साहित कर दिया। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो फिर से नैनीताल जाएंगे और किसी पंडित से सलाह लेंगे कि मृत सुरंग में भटकती आत्मा को शांति दिलाई जा सके। कुछ दिनों बाद वो तीनों दोबारा नैनीताल पहुंच गए। उन्होंने एक पुराने और जाने माने पंडित जी से मुलाकात की। पंडित जी को जब उन्होंने पूरी कहानी सुनाई तो उन्होंने उनकी बातों को गंभीरता से सुना। पंडित जी ने बताया कि अगर वाकई सुरंग के अंदर कोई आत्मा भटक रही है तो उसका उद्धार करने का एक तरीका जरूर है। उन्होंने कुछ पूजा पाठ का सामान और मंत्र जाप करने की विधि बताई। राहुल, अमित और सोनिया ने पंडित जी से सारी चीजें जुटाई। रात के वक्त वो लोग फिर से मृत सुरंग के पास पहुंचे। इस बार उनके हाथों में पूजा का सामान और मंत्र जपने के लिए मालाएं थीं। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। राहुल ने लोहे की जालियों के सामने खड़े होकर मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। अमित और सोनिया भी साथ में जप कर रहे थे। कुछ देर मंत्र जप करने के बाद अचानक जालियों के पीछे से एक धुआं सा उठता हुआ दिखाई दिया। धुआं हल्का हरा था और धीरे धीरे ऊपर आसमान की तरफ उठ रहा था। साथ ही साथ उन्हें एक छोटी बच्ची की कोमल सी आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, राम नाम सत्य है। ये आवाज धीरे धीरे हल्की होती गई और आखिरकार पूरी तरह से बंद हो गई। धुआं भी गायब हो चुका था। राहुल, अमित और सोनिया कुछ देर तक स्तब्ध खड़े रहे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ हुआ वो सच था। कुछ देर बाद उन्होंने हिम्मत जुटाकर लोहे की जालियों के बीच झांका। अंदर का अंधेरा पहले जैसा ही था, लेकिन उन्हें लगा कि वातावरण थोड़ा हल्का हो गया है। वो तीनों ये जानते थे कि शायद उन्होंने किसी आत्मा को शांति दिलाई है। उनके दिलों में एक अजीब सी संतुष्टि का भाव था। वो धीरे धीरे वहां से वापस लौट आए। अगले दिन वो होटल से चेकआउट करने वाले थे। जाते वक्त उन्होंने एक बार फिर से मृत सुरंग की तरफ देखा। उन्हें लगा कि मानो वो जाली अब पहले से कम भयानक लग रही है। शायद मृत सुरंग का रहस्य कभी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाएगा, लेकिन राहुल, अमित और सोनिया के लिए ये एक ऐसा अनुभव था जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि कभी कभी रहस्य सुलझाने के लिए
हिम्मत और जिज्ञासा के साथ साथ थोड़ी सी संवेदना भी जरूरी होती है।